मनी व्यू फ्रॉम द टॉप में डेली हंट के सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वरूप मोहंती, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिरेय म्यूचुअल फंड के। सबसे पहले तो स्वरूप, आपको बधाई देना चाहूंगा, आपको और आपकी टीम को, जिस तरह की ग्रोथ आप दिखा रहे हैं और जिस तरह से आप रिटर्न्स दे रहे हैं निवेशकों को, अपनी स्कीम्स में बढ़त हो रही है आपकी, तो बधाई आपको। और आपसे जानना चाहूंगा कि इस सबके पीछे क्या राज क्या है कि आप इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या लर्निंग्स हैं आपकी, क्या सीख हैं जो आप निवेशकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू विवेक जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है और बिजनेस टोटली डिपेंड करती है ऑन इन्वेस्टर एक्सपीरियंस एंड देयर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। हमारे हाथ में जो कंट्रोल रहती है वो है टू प्रोवाइड गुड फंड एंड टू क्रिएट सब्सिक्वेंट ट्रैक रिकॉर्ड। अभी इंडिया में 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है। अगले साल अप्रैल में हमारी पहली जो पड़ाव है 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड वो कंप्लीट होगा। एंड अगर 15 साल में हम अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस दे पाए तो मेरे हिसाब से आगे जाके और भी बहुत कुछ हो सकता है। तब तक हम सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड बनाएंगे और अगर इन्वेस्टर्स हमसे खुश रहें तो देयर इज नो रीजन व्हाई इन्वेस्टर शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग। सो वो हमारी फोकस रही है और आगे जाके यही फोकस रहेगी। सो थ्रू यू आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स उनके ट्रस्ट के लिए कि फाइनली एक बिजनेस तो ट्रस्ट का ही है और अगर ये ट्रस्ट हम बरकरार रख सकें तो आगे भी बहुत उम्मीदें हैं। स्वरूप, आजकल माहौल थोड़ा बिगड़ा सा हुआ है वॉलेटिलिटी करके, और आप देखें कि किसी दिन 1000 पॉइंट ऊपर, किसी दिन 1000 पॉइंट नीचे। हालांकि परसेंटेज टर्म में उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब लोग देखते हैं खासकर हेडलाइन को कि 1000 पॉइंट लुढ़क गया बाजार, 1000 पॉइंट बढ़ गया बाजार, और फिर जो खबरें हैं इन्फ्लेशन की लेकर, जो खबरें हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की लेकर, और जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ये सब जब निवेशक पढ़ते हैं, देखते हैं, तो घबराए से लगते हैं आपको उस वक्त? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंगली इन्वेस्टर्स आज के डेट में काफी मैच्योर लगते हैं मुझे। जो मैच्योरिटी बढ़ रही है एंड स्पेशली लास्ट एक साल से, वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि फैक्ट इज हर एक इन्वेस्टर जानता है कि इसके पीछे एक वजह है, ये अननोन नहीं है। अगर एक कोई भी कंट्री, और एक्चुअली वर्ल्ड को 2 साल बंद किया रखा गया था, और जब आप पूरे मैन्युफैक्चरिंग, आपके पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 साल 2.5 साल बंद कर देते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। वो उतना ही काफी नहीं था तो एक वॉर भी चालू हो गया। एंड वॉर के चलते उसके जो इम्पैक्ट्स हैं जो आप कह रहे हैं ऑन इन्फ्लेशन, ऑन करेंसी, ऑन 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 रूपी, सब एक बहुत स्वाभाविक सा इम्पैक्ट है जो आई थिंक इन्वेस्टर के जहन में आ रहे हैं। एंड उसके चलते जो इन्वेस्टर्स, जो इनफ्लो होता है हमारे इंडस्ट्री में, वो हम देख रहे हैं एक्चुअली बरकरार है, ना कि बरकरार है, एवरी मंथ बढ़ रहा है। एक 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 जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि कोई भी एसेट क्लास में जब जानकारी ज्यादा हो तो बिहेवियर उस हिसाब से होता है। आई मीन टिपिकली कोई एक घर बेचने के लिए नहीं खरीदता है, ना ही कोई गोल्ड खरीदता है बेचने के लिए। वो एक जो बिहेवियर है ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग, वो शायद शुरुआत हो गई है इन इक्विटी एसेट क्लास। और अभी अगर आप देखें विद द यील्ड्स राइजिंग विच इज अ फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन एंड द इंटरेस्ट रेट्स, वो भी इन्वेस्टर बहुत अच्छे से उसको एक एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से दे आर ऑल्सो इम्बाइबिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ टारगेट मैच्योरिटी फंड्स और इंडेक्स फंड्स। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज जो इन्वेस्टर एक एक धीरे धीरे एक बहुत मैच्योर्ड इन्वेस्टर बनते जा रहा है और वो इंडस्ट्री के इन्फ्लोज में बहुत बहुत खुल के आ रहे हैं, स्पेशली एसआईपी के रूप में जो एवरी मंथ ऑन मंथ इन्वेस्टर बढ़ते ही जा रहे हैं। वो एक बहुत बहुत अच्छा एक व्हाट कैन आई से संकेत है टुवर्ड्स मैच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टिंग बिहेवियर। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि आप काफी ट्रैवल भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं फिजिकली, पर्सनली, अलग अलग शहरों में। तो ये अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो पिछले साल स्वरूप जब मार्केट में बहुत तेजी आई तो उस वक्त काफी नए इन्वेस्टर आए जो इस साल अब
पहली बार देख रहे हैं शायद कि गिरावट क्या होती है, तो ऐसे निवेशकों को आप क्या कहेंगे? ट्रेडिशनली विवेक जी, आप भी मार्केट में हैं काफी दिनों से, आप भी जानते हैं कि जब भी एक नियर टर्म रिटर्न बहुत अबनॉर्मली हाई हो जाता है तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं इनिशियली। तो हम भी शायद वैसे ही शुरुआत, हमारी इन्वेस्टमेंट वैसे ही हुई थी। बट ओवर द इयर्स एक मैच्योरिटी आती है, और मेरे हिसाब से ये जो अगले एक साल में जैसा मार्केट बिहेव करेगा, एक एक अच्छे इन्वेस्टर का बर्थ होएगा। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, वो जो इन्वेस्टर आए शायद पिछला रिटर्न देख के विल अंडरस्टैंड कि देयर इज मच मोर टू इन्वेस्टिंग देन पास्ट रिटर्न्स। हम ये हमेशा कहते हैं कि पास्ट रिटर्न्स हैव नो बेयरिंग ऑन फ्यूचर रिटर्न्स, वो एक एक महसूस करेंगे इन्वेस्टर्स, और उसके जरिए में उनके फ्रॉम रिस्क प्रोफाइलिंग टू चूजिंग विच फंड्स टू इन्वेस्ट इन, एक ये जर्नी अभी शुरुआत होगी उनकी, और उससे वो आगे जाके एक बेहतर इन्वेस्टर ही बनेंगे। इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड में है अभी, और आगे जाके पोस्ट कोविड स्पेशली इंडिया का सिचुएशन वर्ल्ड और इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत सुधर गया है। जो प्री कोविड नहीं था वो शायद लोग जान गए हैं, और उसके जरिए में पीपल आई थिंक विल स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। और अगर मार्केट में आप बैठ जाते हैं तो आगे जाके ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल या इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट उनको आता है। ये लोग, आई मीन, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू पीपल लाइक यू टॉकिंग कंसिस्टेंटली टू इन्वेस्टर्स, एक मैसेज, ब्रॉड मैसेज एक पहुंच रहा है। मैं ये मानता हूँ, आई एग्री कि जहां पे भी मैं जा रहा हूँ ये वॉलेटिलिटी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि वॉलेटिलिटी से हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, विच इज अ क्लियर डिविएशन टू व्हाट वाज हैपनिंग से 2 साल पहले। तो ये बात नहीं हो रही थी, विच इज एन इम्पैक्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन गोइंग टू इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अब कहते हैं, वो तो काफी बिकवाली कर रहे हैं स्वरूप। इसका आपके मुताबिक क्या कारण है, और क्या आप थोड़े इससे चिंतित हैं कि जिस तरह से बिकवाली चल रही है इस साल खासकर, ये कुछ गलत इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट पर? अभी तक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने उसको बैलेंस किया हुआ है, और आपने जैसे कहा कि इनफ्लोज आए ही जा रहे हैं, लेकिन ये जो जिस तेजी से बिकवाली हो रही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, इसके पीछे भी कारण वही है। अगर आप देखें स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स बल्क तो यूएस से ही आते हैं, और उनके कंट्री में जो हुआ है, स्पेशली इन इंटरेस्ट रेट्स, स्पेशली इन देयर इन्फ्लेशन जो हो रहा है, ये शायद लास्ट डेकेड में नहीं हुआ था, और बहुत अमेरिकन ये फर्स्ट टाइम शायद उनके लाइफ में ये सब प्राइसेस देखेंगे। सो एक फ्लाइट टू सेफ्टी जो है आज के डेट में एक बहुत स्वाभाविक है, वो शायद कुछ दिन तक चलेगा, क्योंकि उनकी नीड है टू टेक द मनी बैक, एंड दे हैड इन्वेस्टेड एट अ टाइम व्हेन मार्केट काफी चीप भी थी, तो उनका तो एक अच्छा रिटर्न होके जा रहा है। दैट इज द गुड पार्ट ऑफ द होल थिंग। प्लस अगर आप जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड एज ये थोड़ा पीरियड जो इलोंगेट होते जाएगा, इट गोज इनटू मोर इनटू अ नोन टेरिटरी, और जब ये नोन टेरिटरी, जब ये क्लटर थोड़ा साफ होगा, तो व्हाट विल इमर्ज इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। एंड ये मैं स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अंडरलाइंग देखें, अंडरलाइंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड पुल आया है अक्रॉस सेक्टर्स, इवन फ्रॉम बाइंग कार्स टू फ्लाइंग टू से प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस टू जीएसटी कलेक्शन। आप कुछ भी उठा के देख ले, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेटेंट डिमांड उभर के आ रहा है, विच इज द नीड फॉर द आवर। इन दिस माहौल अगर ये डिमांड नहीं होता तो बहुत आगे जाके काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती थी। But because of this demand, you will see maybe in the near term, because of the impact of inflation, thoda corporate earnings में dip आएगा. But as a house, we feel this is the revival of corporate earnings in India post-COVID. अगर ये situation आप pre-COVID के साथ compare करें, तब इंडिया practically एक slow down phase में था. But post-COVID वो नहीं रहा है. There is demand across sectors, and you look at cars. एक गाड़ी आपको 8-9 महीने में मिल रही है. किसको पता था कि एक chip will become more important than the engine of the car. आप कोई भी फ्लाइट देखें, फ्लाइट टिकट्स इन द लास्ट 3 months ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, बट फिर भी ऑल फ्लाइट्स आर गोइंग फुल. होटल प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग अप, आई मीन, बट डज इट मीन दैट पर्सन इज सिटिंग ऑन द हाउस? वी आर सीइंग अ सेक्युलर
रिवाइवल ऑफ हाउसिंग इन द कंट्री, जो 7-8 साल से नहीं चल रहा था। सो अक्रॉस कैटेगरीज अगर आप देखें, ये जो डिमांड पुल है, दैट विल बेनिफिट अस व्हेन द क्लटर or this whole confusion clears off. And then once it clears off, FIs invest in good countries. India will emerge and still is emerging as a good country. So reversal of paisa aega, but thoda, I think after there is some sanity to this whole thing. I think till the time the war is on the horizon, ये volatility रहेगी, और जब तक उस पे कोई कंक्लूजन नहीं आता है, ये स्वाभाविक है कि थोड़ा पैसा इंडिया से बाहर जाएगा. बट एट द सेम टाइम जो आप कह रहे थे, द इंडियन इन्वेस्टर इज स्टैंडिंग टॉल. वी जस्ट गॉट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट. ये मेरे 25-27 साल से मैंने कभी नहीं देखा था. सो एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, और मुझे अब 10 साल पहले भी मेरा कोई भी सेशन अटेंड करे तो मैं यही कह रहा था कि हमारा मार्केट है, हमें ओन करना चाहिए. और ये हो रहा है, और ये देखते हुए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडियंस आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द कॉर्पोरेट ग्रोथ ऑफ इंडिया. बट दिस फ्लो इज हेल्पिंग इंडियन मार्केट्स. एंड अगर आप ग्लोबली देखें, 1 ईयर, वेदर इट्स द निफ्टी 50 और द नेक्स्ट 50 या कोई भी इंडेक्स उठा के देखें, वी हैव फेयर्ड मच बेटर देन व्हाट द सिचुएशन इज अ रियलिटी. तो आपके जो फंड मैनेजर्स हैं और आप हैं, क्या आप अगले 3 से 5 साल का अगर होराइजन लें शॉर्ट टर्म में, तो आप कमेंट नहीं करते, ना ही आपसे कोई मार्केट लेवल पूछूंगा मैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अगले 3 से 5 साल तक जो निवेशक होल्ड करेंगे तो अच्छे गेन्स देख सकते हैं? देखिए, एक हमारा नहीं, कोई भी फंड मैनेजर का ये एक हमेशा एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है बिफोर बाइंग अ स्टॉक, वो होती है टू बाय अ गुड बिजनेस एज अ गुड प्राइस. अगर आप 1 साल पहले देखें, वो जो मार्केट का रनअप हो गया था, उसमें काफी अच्छे बिजनेसेस जो प्राइस में मिल रहे थे, वो शायद हम खरीद नहीं पाते थे, या खरीदना वो प्राइस में नहीं चाहते थे. आज के डेट में वो बिजनेसेस एक अच्छे प्राइसेस में आके बैठे हैं. तो एक फंड मैनेजर के लिए ये मार्केट तो बहुत बहुत बेहतरीन हो गया कंपेयर्ड टू 1 ईयर अगो. ये निवेशकों को जानना चाहिए, और वो जान रहे हैं. आज के डेट में अगर आप जो फंड में इन्वेस्टेड है, उसी में ही आके वो फंड मैनेजर को ये स्कोप दे कि वो आगे जाके खरीद सकते हैं, तो उनके लिए 2 एडवांटेजेस है. एक तो वो स्टॉक आप ये लेवल में खरीद के एक एवरेज कर सकते हैं जो पहले खरीदे थे. दूसरे, जो अच्छे अच्छे बिजनेसेस वो भाव में नहीं ले पा रहे थे, या शायद पोर्टफोलियो में मिस हो गए थे, वो अभी ले सकते हैं. तो मेरे हिसाब से अगर ये एक सिंपल सी फिलॉसफी लेके आप चले, तो आगे जाके 3-4 साल होराइजन, अगर आप ये वॉर अगर 3-4 साल चलेगा तो मैं शायद कुछ कह नहीं पाऊंगा, बट एक वॉर का स्टार्टिंग डेट होता है, एक एंड डेट होता है. जब ये एंड डेट होएगा, उसके बाद आई थिंक देयर विल बी, आई डोंट थिंक, मेरे ये पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा एक इमीडिएट रिवाइवल आएगा, बट देयर विल बी अ ग्रेजुअल रिवाइवल. और जितना पैसा आपका ये लेवल में निवेशकों का पैसा है, उतना ही अपसाइड बनेगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. सडनली आपका जो निवेश हो रहा है पैसा, दैट इज ट्रू फॉर इन्वेस्टर्स, दैट इज ट्रू फॉर फंड मैनेजर्स ऑल्सो, कि ये जो लेवल में आप जितना एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, उतना आपके लिए अच्छा है फॉर फ्यूचर अपसाइड ऑफ द मार्केट. तो हमारा ये व्यू बहुत बहुत सिंपल सा है कि इंडिया एक बहुत अच्छे विकेट पे आके खड़ी है. टाइम एंड मोर इम्पोर्टेंट ब्रॉड बेस्ड है. अगर आप प्री कोविड देखें तो शायद बहुत पोलराइज्ड हो गया था मार्केट. अभी वैल्यू के लिए काफी अच्छे स्टॉक्स हो गए, तो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत बहुत अच्छा माहौल हो गया है. तो 3-5 ईयर होराइजन में इफ यू स्टिक टू गुड कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज, एंड इतना भी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा यहाँ से. द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली गेटिंग लोअर टू प्री कोविड टाइम्स, so our house view is pretty constructive on the market, and people who accumulate over this downturn will definitely stand in a far better investment experience level on the other side of this whole uncertainty. स्वरूप, हालांकि हम हमेशा यही कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट से पहले किसी एडवाइजर से बात करिए, लेकिन आजकल कई यंग लोग हैं जो डू इट योरसेल्फ करना चाहते हैं. और अगर आप इस वक्त निवेश करना चाहते हैं और थोड़ी रकम से शुरू करना चाहते हैं, तो एक जो दिक्कत आती है वो ये है कि इतनी
ज्यादा कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की। किसी सीईओ से पूछें तो वो कहते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन से शुरू करिए, कोई कहते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज से करिए, कोई कहते हैं, पहले कहते थे डाइवर्सिफाइड इक्विटी, अब तो उसका नाम बदल दिया मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। तो आप क्या एडवाइस देंगे कोई यंग इंसान जो देख रहा है आपके इंटरव्यू को और आपकी बात सुनकर कहता है कि चलिए मैं भी अपनी निवेश की जर्नी शुरू करूं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो कहां से शुरू करें? मैं कोई स्कीम का नाम नहीं आपसे मांग रहा, बट एक शुरुआती इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छी राय होगी आपकी, कहां से शुरू करें? विवेक जी, हमेशा हर एक का इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि हमेशा हर एक आदमी का या एनी लेडी की लाइफ अलग होती है। तो इसलिए जब इन्वेस्ट करें तो खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछें कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं का आंसर आपको मिल जाता है, फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे बहुत आसान हो जाता है तय करना। टिपिकली ये होता है कि ये क्यों का आंसर नहीं होता है, फिर आगे जाके निवेश कर लेते हैं किसी और के कहने से या किसी और की रिटर्न्स देखने से। ये एक बहुत सिंपल सा सलाह है जो मैं देना चाहता हूँ, जो मैंने नहीं किया था। अगर मैं तब कर लेता तो शायद मेरा पोर्टफोलियो कुछ और ही होता आज के डेट में। तो अगर आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपको पता हो जाए, जो हम गोल कहते हैं, एक गोल लेके अगर आप निकलें, वो गोल कुछ भी हो, क्योंकि आपका गोल और मेरा गोल या विवेक जी आपका गोल बहुत बहुत अलग होगा, एंड उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनता है। कोई भी पोर्टफोलियो में दो हिस्से होते हैं, एक आपका कोर पोर्टफोलियो होता है, एक आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है। जो कोर पोर्टफोलियो, उस पे ये आप मान के चलें जो अच्छे कंपनीज हैं, ये जो सॉलिड कंपनीज जो हम कहते हैं, वो कोर बनाते हैं, जो टिपिकली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। और जो आपको वो स्टेबल रिटर्न्स के ऊपर जो आपको रिटर्न शायद अगर चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका सैटेलाइट बनता है। वो स्लाइटली रिस्कियर होता है देन द कोर सेट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। और उसमें अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स लें या सेक्टर्स लें या आज के डेट में आप अच्छे इंडेक्स भी खरीद सकते हैं, उस हिसाब से आप कुछ एक बनाए, कुछ इंटरनेशनल फ्लेवर भी डाल सकते हैं। उस हिसाब से एक टोटल पोर्टफोलियो बनता है, फिक्सिंग योर कोर एंड द सैटेलाइट। इफ somebody इज वेरी एग्रेसिव तो कोर छोटा होता है, सैटेलाइट बड़ा होता है। एंड इफ somebody says कि मुझे एक्टिव चाहिए, तो पूरा एक्टिव से बन सकता है पोर्टफोलियो, एक्टिव म्यूचुअल फंड से। कुछ कहते हैं कि नहीं, एक्टिव थोड़ा पैसिव लेंगे तो उस हिसाब से भी बन सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट इट हैज टू फॉलो योर नीड फॉर द पोर्टफोलियो विच इज योर गोल। उस हिसाब से आप एसेट एलोकेट करें, और वहां तक खत्म नहीं होता है। उसके बाद आप एक डेफिनेट एक रिव्यू डेट रखें, और विदाउट एनी इमोशन उस दिन जाके आप अपना रिव्यू देख करें कि आप गोल पे हैं कि नहीं। अगर नहीं है, जो करेक्टिव एक्शन है उस हिसाब से रिबैलेंस करें, और ये करते जाए टिल यू रीच योर गोल। और जिस दिन आप गोल पहुंचे, उस दिन इसको निकाल के आप डेफिनेटली अपना गोल का डू एंजॉय योर गोल इज माय सिंपल sort of submission. Don't wait for the second day. और स्वरूप, आप हमेशा एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तो वो कितनी जरूरी होती है? और आपने SIPs की बात की, पहले सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग का जो पावर है वो किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों को? फर्स्ट तो आपका पैसा बनता है एसेट एलोकेशन से, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता आगे जाके कि ये साल इक्विटी अच्छा करेगा या डेट अच्छी करेगी या गोल्ड में पैसा बनेगा या कुछ और एसेट क्लास में पैसा बनेगा। ये जानना बहुत मुश्किल होता है। तो टिपिकली एडवाइस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इज टू स्प्रेड योर मनी in different asset classes. That defines, study says that 90-95% of your money comes from strong asset allocation, not from buying a particular fund. और इसको बनाना बहुत आसान रहता है, but the reason you will make money is if you can in a disciplined manner आप अपना asset allocation ठीक रखें। वो करना बहुत मुश्किल होता है। 99% of global plans fail because people do not maintain this discipline. अगर आप डिसिप्लिन रख के एसेट एलोकेशन पे तय रहें अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बेहतर होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर मैं वो टर्म यूज कर सकता हूं। तो एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गुड एलोकेटेड पोर्टफोलियो।
कमिंग टू योर आंसर ऑन एसआईपी, देखिए बहुत चर्चित है आज के डेट में. एवरीबody knows what is SIP. Sometimes people tell me SIPs are more popular than mutual funds. But एक एक SIP का एक नॉर्मल जरिया है. बट माई रिक्वेस्ट इज फॉर ऑल इन्वेस्टर्स इज टू स्टार्ट नाउ ग्रेजुएटिंग, finding ways of how SIPs will work for you. That is more important. SIPs के बेनिफिट है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है, आप पूरे मार्केट में बैठते हैं ऊपर और नीचे, आप दोनों साइड पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत पावरफुल है. बट उससे आपको क्या, ये आप सोचें. अगर आप SIP के साथ एक गोल अटैच करें तो बहुत बेहतर होगा. अगर गोल है तो उस हिसाब से कौन सा फंड लेंगे टू रीच योर गोल, पहुंचना एक वो तय करना इजी हो जाता है. जिस दिन एक रिडेम्पशन का भी एक टाइम आ जाता है, उस दिन गोल हो जाता है तो आप निकल जाते हैं. क्योंकि काफी तक बहुत टाइम हमें पूछा जाता है व्हाट इज द टाइम टू एग्जिट. अरे जिस दिन आपका गोल हो जाता है उस दिन आप एग्जिट कर जाए. सो एक एग्जिट प्लान भी बन जाता है. बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, एक छोटा सा चीज कह के आई विल लीव द SIP इन्वेस्टर्स. द पावर ऑफ टॉपअप टिपिकली ना आज के डेट में SIP में अभी तक इनग्रेंड नहीं हुआ है. एक 10% टॉपअप का पावर क्या होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मेरा एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. 35,000 का SIP with a top up of 10% every year in 10 years will give 1 crore. बहुत लोग कहते हैं कि 1 करोड़पति कैसे बनूं. 35,000 का SIP with a top up of 10%. In 10 years at 10% return, I'm not even talking about a high return, in 10% return gives 1 crore in 10 years. अगर ये टॉपअप ना करें तो वो कुछ 70-72 लाख बनता है. This is the difference of top up. You add 25-30 lakhs by that 10% top up. And normally salaried individual के लाइफ में इंक्रीमेंट्स रहते हैं, तो इंक्रीमेंट्स के हिसाब से अगर आप टॉप अप करें तो बहुत बेनिफिट हो सकता है. SIPs को अपने लाइफ के साथ जुड़ें. मेरे एक कोलिग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था. विवेक जी मैं आपको बताऊं, उनका बेटे का जब जन्म हुआ था तो उस साल वो 1,000 रुपए का SIP चालू किए थे in a diversified equity fund. Second year 2,000 किए. With every year he increased his SIP to his age. At 10 year he was carrying a 10,000 rupees SIP. On his 15th year, जब time आ गया for his education, that kitty was 15.5 lakhs. So he didn't have to take too much pressure to build the kitty for his son's higher education. So make SIPs work for you. And there are different ways of making this work for you. Time has come to graduate to that. SIP, just for the sake of SIP मत करें. आप काफी इंफॉर्मेशन है. There are enough planners available online. थोड़ा उस पर टाइम बिताइए. Find your purpose for SIP and it will do wonders for you. स्वरूप, एक आखिरी सवाल. जब कोविड का प्रकोप था इस देश पर तो आप रोज सोशल मीडिया पर आपकी जो इतनी अच्छी कलेक्शन है म्यूजिक की, विनाइल रिकॉर्ड्स की, उससे एक गाना चुनकर सबको बताते थे. कोशिश अपनी तरफ से करते थे कि लोगों की जो मूड है थोड़ा बेटर हो. हम सब बहुत मुश्किल के दौर से गुजरे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया. तो म्यूजिक में क्योंकि आपकी इतनी रुचि है, तो आज का बाजार हो या जिंदगी हो, उसके लिए कोई एक सॉन्ग आपका फेवरेट कौन सा है? विवेक जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग बैक म्यूजिक अगेन इन दिस डिस्कशन. मैं तो ये मानता हूँ म्यूजिक इज माय थेरेपिस्ट. एंड ये जो इतना एक टफ पीरियड था, वो अगर म्यूजिक नहीं होता तो लाइफ में काफी दिक्कतें होती थी. बट उस हिसाब से देखिए, मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूँ और फ्रॉम अ म्यूजिक पर्सपेक्टिव मेरे लाइफ में 3 ग्रेट म्यूजिशियंस के बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ इनसे. वो है गुलजार साहब, आशा भोसले जी एंड द लेट R.D. बर्मन. उनका जो ट्रायो था वो शायद कैनॉट बी रिप्लेस्ड अगेन. और दैट मैजिक, उनका एक बहुत सिंपल सा गाना था और बहुत बेहतरीन गाना था. कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है बहने दो, प्यासी हूं मैं प्यासी रहने दो. एंड दैट इज व्हाट, बिकॉज आई एम अ सैलरीड इंडिविजुअल, मेरा भी सैलरी ऐसी कतरे कतरे में आता है, तो आई पार्टिसिपेट इन द मार्केट इन कतरा कतरा. But I remain hungry and I will perpetually remain hungry. So it's a song which I relate to, and it's one of my most favorite songs ever by this trio. And if I want to talk about that song, I can take this full session. और आपके जो
विनाइल रिकॉर्ड की कलेक्शन है उसे संभाल के रखिए। आजकल जिस तरह से ये क्रिप्टो एनएफटी चल रहा है, हो सकता है कि आप सैलरीड ना रहें और एक बहुत बड़ी रकम कमा लें। Hey, my wife tells me that, but some of the value of those records मैं भी सुन के थोड़ा हैरान हो जाता हूँ. But I agree. But it is a revival for vinyls as we speak. And मेरे पास तो मेरे grandfather के records हैं, मेरे father के records हैं. मैं तो third generation हूँ. Very lucky to have inherited that. And I hope my son, though आज तक उसने, he is not showing any inclination to vinyls because they are the electronic guys. But yes, it's something which is very close to my heart. बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए स्वरूप, और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Vivek ji, for having me. Always such a pleasure meeting you and talking to you. Thank you.